बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी। हमने लास्ट क्लास में पादप जल संबंध चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने पढ़ा था पारगम्यता, विसरण, विसरण दाब, परासरण, परासरण दाब। तो हमने लास्ट क्लास में पारगम्यता पढ़ी थी। पारगम्यता कि किसी पदार्थ की एक जगह से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर बहाव या जाना, ये पारगम्यता कहलाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना या जाना पारगम्यता कहलाती है। तो हमने पारगम्यता 3 प्रकार की देखी थी, जिसमें अपारगम्य, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक पारगम्य। तो कोशिका के अंदर जो पाई जाने वाली झिल्ली है पदार्थों को लेने और छोड़ने का कार्य करती है कोशिका के अंदर, तो वो हमारी चयनात्मक पारगम्य प्रकार की पाई जाती है, जिसमें जल और जल में घुले हुए कुछ कंपाउंड्स वो आसानी से अंदर ले लेती है। यदि साइज में कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो उनको अंदर नहीं ले पाती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देती है आसानी से, कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर नहीं निकाल पाती है। तो इसलिए चयनात्मक, ये चयन करती है मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन, चयन करती है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो उसके अंदर आ सकता है, सेल के अंदर आ सकता है और सेल से बाहर जा सकता है। इसलिए कोशिका के जो सबसे बाहर की तरफ है, यदि प्लांट सेल है तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन यदि सेल एनिमल सेल है और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ सेल वॉल भी पाई जाती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के चारों तरफ पाई जाती है और केंद्रक है, केंद्रक के चारों तरफ भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये सारी सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करती हैं, चयनात्मक पारगम्यता ये शो करती है ये मेम्ब्रेन, कि जो मॉलिक्यूल्स ये सिलेक्ट करते हैं उनको अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, लेकिन ये सिलेक्शन बेस पर ही मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर लेती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था विसरण। विसरण हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी कंपाउंड्स का डिस्पर्स होना, फैल जाना, विसरण कहलाता है। विसरण, तो इसमें क्या होता है कि विसरण की मान लो कि हमने एक कोने में, किसी रूम के कोने में कोई इत्र छोड़ा तो वो चारों तरफ फैल जाता है। तो ये डिपेंड, हमने बताया था इसमें ये डिपेंड करता है D बराबर 1/, और D है डेंसिटी और D है डिफ्यूजन, विसरण। तो ये वर्ग के विलोमानुपाती, डेंसिटी घनत्व के वर्ग के विलोमानुपाती विसरण होता है। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड जितना घनत्व में ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे फैलेगा, कंपाउंड जितना घनत्व कम रखेगा, जिसमें घनत्व कम होगा वो उतनी जल्दी फैल जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे आइस है, बर्फ़ है, और बर्फ़ है तो वो फैलाएं हम उसको तो वो नहीं फैल पाएगी। पानी है, पानी में बहने की कैपेसिटी पाई जाती है, तो एक जगह डालेंगे तो धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन जैसे भाप है, तो भाप रूम में कहीं छूटी हुई है तो वो चारों तरफ जल्दी फैलेगी। इसका मतलब पानी था, इसकी डेंसिटी अलग अलग थी, बर्फ़ में डेंसिटी अलग थी और पानी के समय अलग डेंसिटी थी और भाप के समय अलग डेंसिटी थी। इसलिए डिफ्यूजन जितना अधिक होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी,
वर्गमूल के विलोमानुपाती है ना। तो यदि ये 1 है तो ये उसकी 2 गुना 3 गुना जाके ये होगी, तो इसलिए विलोमानुपाती। विसरण दाब, विसरण दाब क्या है कि ये कितने दाब से, यदि ये हाई कंसंट्रेशन से और लो कंसंट्रेशन की ओर कितना प्रभावित रूप से जा पाता है, तो वो दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। कितने प्रेशर से वो कितनी दूरी मेंटेन करता है, कितना उसकी डेंसिटी कम है, तो उसके बेस पर वो जाता है। परासरण, परासरण क्या है, थ्रस्ट ऑफ सेल, थ्रस्ट ऑफ सेल, जिसमें हम कहते हैं कि किसी विसरण में हमने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से किसी पदार्थ का लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, ये विसरण कहलाता है। लेकिन परासरण कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से किसी झिल्ली के बीच में से कंपाउंड का ट्रांसफर होना, ये कहलाता है विसरण, विसरण। ठीक है, तो विसरण में क्या करें, हाई कंसंट्रेशन से किसी झिल्ली के बीच में से, किसी झिल्ली के अंदर से किसी कंपाउंड का पार होना, पार होना, ये विसरण परासरण कहलाता है। तो परासरण दाब क्या है, जब ये कंपाउंड, मान लो कि सेल है, सेल में ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे पानी पाया जाता है, यहाँ पर कंसंट्रेट साइटोप्लाज्म है। अब इसमें से ये पानी अंदर लेती है सेल, तो ये पानी अंदर आने के बाद में इसके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन इतनी थी कि ये कितना पानी ले सकती थी सेल, पानी ले सकती थी सेल, तो उसके बेस पर ये इसका प्रेशर है, दाब है कि ये कितना पानी ले सकती थी। या हम ये भी कह सकते हैं थ्रस्ट ऑफ सेल, ये कोशिका की प्यास है कि वो पानी कितना ले सकती थी। तो परासरण, परासरण दाब। इसके बाद में हमने इसका देखा था परासरण दाब हमने इसका एग्जाम्पल लिए थे, जैसे परासरण का आलू में परासरण, इसका भी हमने किया था कि आलू का परासरण दाब। आलू का परासरण, इसमें हम क्या करते हैं कि आलू की कटिंग करते हैं। ये कोई आलू है और जिसको हमने काट के और इस तरह से कर दिया, एक। इसके बाद आलू, सेकंड बी, इसके बाद ठीक है, ये हमने 3 आलू लिए, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये पानी भर दिया, इसके अंदर नमक का पानी भर दिया, इसमें नमक का पानी भर दिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पानी भरा, लेकिन यहाँ पर हमने नमक का पानी भर दिया, नमक का पानी, और यहाँ पर ये सिंपल पानी। तो हम देखते हैं कि इसमें जब इसमें पानी भरा था, ये आलू को हमने इस तरह से काटा और रख दिया, तो धीरे धीरे देखते हैं कि इसके अंदर पानी एकत्रित होने लगता है। इसका मतलब ये परासरण के थ्रू पानी आ गया और ये पारगम्यता शो करता है। उसके बाद में ये नमक का पानी है, और यदि हमने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, इसमें पानी ज़्यादा डाला हुआ है, तो नमक का पानी है तो इसमें से पानी निकल के और इधर आ जाएगा, और ये धीरे धीरे आएगा, इसका कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें यदि हम पानी नॉर्मल है, यहाँ पर नमक का पानी है, तो पानी वापस से अंदर आएगा और इसका भर जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, समपरासरणी, अल्पपरासरणी
अल्पपराशरी और ये है अतिपराशरी। पराशरी समपराशरी मतलब दोनों का पराशरण समान है, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी, इसलिए पानी आ जा सकता है आराम से, तो ये समपराशरी हो गया। इसके बाद अतिपराशरी मतलब यहाँ नमक का पानी है, पराशरी अतिपराशरी विलयन, जिसमें यदि ये पानी को बाहर ही खींचेगा, यदि इस पानी से हमने ऑलरेडी डाला तो पानी को बाहर लेकर अतिपराशरी। जैसे यदि हम समुद्र के पानी में चले जाएं तो वहाँ पर हमारी कोशिकाओं का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन हमारे कोशिकाओं से भी पानी बाहर जा सकता है, तो वो अतिपराशरी विलीन हो गया। पानी, समुद्र का पानी अतिपराशरी विलीन हो गया। अल्पपराशरी जैसे कि हमारी सेम कोशिका है, हम स्वच्छ पानी में खड़े हैं, स्वच्छ पानी में हमारी कोशिकाओं का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर का जो विलीन है उसको अल्पपराशरी है, तो पानी कोशिका के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन ये विलीन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम पराशरण दाब की। पराशरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इसको, ओपी से इंडिकेट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब किसी कोशिका के अंदर पानी बाहर से अंदर की तरफ जाता है, H2O पानी से अंदर जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर इसकी वृद्धि पाई जाती है, तो ये इसके ऊपर ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन वापस से इसके ऊपर प्रेशर डालती है, भित्ति के द्वारा प्रेशर डालता है और ये पानी अंदर जाने के बाद इस भित्ति के ऊपर प्रेशर डालता है, तो ये कोशिका फैलने लगती है। कोशिका फैलने लगती है तो ये जो पानी गया इसका प्रेशर था, ये थ्रस्ट ऑफ प्यास थी, थ्रस्ट ऑफ सेल थी कोशिका की प्यास, जिसके थ्रू पानी अंदर गया। लेकिन जब पानी अंदर कोशिका में गया और इसने इस झिल्ली के ऊपर प्रेशर डाला, तो ये इसका टर्जर प्रेशर होता है, टर्जर प्रेशर होता है। इसको हम ओपी बराबर CST कहते हैं, ओपी बराबर CST। ओपी बराबर CST का मतलब C बराबर होता है विलयन की मोलरता, C बराबर विलयन की मोलरता, S बराबर नियतांक, विलयन का नियतांक, S बराबर विलयन का नियतांक, एंड T बराबर टेम्परेचर या तापमान। अब इसमें हम देख रहे हैं कि OP बराबर CST, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पराशरण है वो 3 चीजों के बराबर होता है, मतलब C बराबर विलयन की मोलरता। अब यहाँ पर जो विलयन है उसकी मोलरता क्या है? मोलरता मतलब क्या होती है? कंसंट्रेशन। किसी विलयन में विलय कितना मिला हुआ है, तो वो एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में उसकी मोलरता क्या है। जैसे हम 1 लीटर पानी में 100 ग्राम नमक डाल दें तो उसकी विलयता, और यदि हम 1 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक डाल दें तो उसकी मोलरता ज़्यादा होगी। तो उसकी मोलरता डिपेंड करती है, यदि सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी मोलरता, उसमें जो कितने कंपोनेंट हैं वो पाए जाते हैं, तो ये कितना उसको खींच सकते हैं पानी को। तो ये विलयन की मोलरता। विलयन का नियतांक, उसका नियतांक क्या है? नियतांक ये कांस्टेंट होता है 0.082, 0.082 ये कांस्टेंट होता है नियतांक, ये इतना तक ये कांस्टेंट नियतांक होता है। इसके बाद टेम्परेचर और कम या ज़्यादा, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब भी इस पर इफेक्ट होगा। तो इन OP पराशरण दाब विलयन की सांद्रता, विलयन का नियतांक और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पराशरण का महत्व। इस पराशरण का महत्व क्या है? पराशरण का महत्व, पराशरण का महत्व है इसकी सहायता से पादप जल अवशोषित कर पाते हैं। इसकी सहायता से पादप
जल अवशोषित कर पाते हैं, पादप जल अवशोषित कर पाते हैं। दूसरा है जीव का आकार बना रहता है, जीव का या कोशिका का आकार बना रहता है। तीसरा है परासरण दाब से, परासरण दाब से स्फीति दाब, स्फीति दाब बना रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब परासरण दाब, जैसे कोशिका के अंदर पानी जाता है तो परासरण दाब होगा, और ये वही पानी अंदर गया हुआ इसके झिल्ली के ऊपर प्रेशर डालता है, वो स्फीति दाब कहलाता है। तो ये दोनों जब बने रहेंगे तो झिल्ली का सेम जगह पर पोजीशन बनी रहेगी, सेम जगह बनी रहेगी झिल्ली। इसलिए कोशिकाएं आपस में शरीर में एक जगह जो टिश्यू के अंदर होती है वो उनको अपने सेम साइज में, सेम शेप में बनी रहती है। मूल की वृद्धि में भी ये काम आता है, मूल की वृद्धि एवं जल अवशोषण, जल अवशोषण का काम, क्योंकि मूल पानी की खोज में नीचे की तरफ चली जाती है और गहरी होती चली जाती है। तो अब हम इसमें देखें परासरण, परासरण क्या था कि एक कोशिका जब पानी अपने अंदर लेती है, मतलब कुछ कंपाउंड जो झिल्ली के पारगम्य झिल्ली के थ्रू आ और जा सकते हैं, तो ये कहलाता है परासरण। अब यहाँ पर हम देखते हैं परासरण, यदि हमारे कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर के उसके चारों तरफ जो
पानी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कोशिका से किस तरह से संबंधित होते हैं कि पादप अपने आप को मेंटेन कर पाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जल विभव की संकल्पना और मृदा द्वारा किस तरह से पानी खींचा जाता है। थैंक यू।